और अब एक बार फिर हमें सत्ता की वर्कशॉप में जाना होगा। इस पर धुलाई होगी और धीरे धीरे ग्लोबल विलेन बन रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस पर हम बातचीत करेंगे। और शी जिनपिंग की बात करना सत्ता की वर्कशॉप में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शी जिनपिंग को लग रहा है कि वो चाहे G20 हो या फिर आसियान में हो, जिस तरीके की साजिशें रच रहे हैं उसके ज़रिए वो और ताकतवर होंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, चाहे आसियान देशों का समिट हो या फिर G20, हर जगह जिनपिंग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। G20 समिट के लिए भारत आने से परहेज करके जिनपिंग ने बता दिया कि भारत के बढ़ते कद को लेकर वो कितने असहज हैं और ईर्ष्या से जल रहे हैं। तो अब बिना देरी किए चलते हैं हम आपको उस वर्कशॉप की तरफ लेकर के। वर्कशॉप में पहुंचने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। जिनपिंग की नीति और नीयत की वैचारिक मरम्मत अब हम तसल्ली बख्श तरीके से शुरू कर देते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद वक्त निकालकर पीएम मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में आसियान के मंच से पूरी उदारता के साथ भारत के बड़े विजन को दुनिया के सामने रखा। लेकिन यहीं से जिनपिंग पर जबरदस्त कूटनीतिक पंच भी पड़ रहे हैं। तो अब सत्ता की वर्कशॉप में जिनपिंग का वैचारिक रिपेयर वर्क शुरू करते हैं। और जब हम रिपेयर वर्क शुरू करते हैं तो हम अपनी वर्कशॉप भी दिखा देते हैं, जिसमें ये पेचकस है, ये प्लास है, पाना चाबी है ये, और ये बड़ी वाली चाबी है। मुझे लगता है आज जिनपिंग के लिए इस बड़ी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार हम और उनकी वर्कशॉप में रिपेयर कर चुके हैं। फिर से बता दूं कि ये जो रिपेयरिंग है ये सिर्फ प्रतीक के तौर पर हम इस बड़ी चाबी को दिखा रहे हैं, लेकिन असल में ये वैचारिक मरम्मत है जो विचारों के जरिए ही होगी। चीन इस सब के बावजूद बार बार कहा जाता है सुधरने वाला नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए हम भी मरम्मत करते रहेंगे। सारे टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। पेचकस है, प्लास है, ये चाबी है, और ये तो देखिए बड़ी वाली चाबी है। और इस सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हथौड़ा है। मरम्मत एक ऐसे देश की हमें इसलिए करनी है क्योंकि ये धूर्त देश लगातार देश के लिए, भारत के लिए, दुनिया के लिए साजिशें रचता रहता है। आसियान देशों के साथ शी जिनपिंग की जो हड़प नीति है, आज उसके पेच कसने के लिए पेचकस का भी हम प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पेच कसते हैं हम तो विचारों का टाइट करना ज़रूरी है और इसके ज़रिए हम उनके विचारों को ही टाइट करते हैं। जिस तरीके से चीन पिछले कुछ सालों में अलग अलग देशों के साथ धोखेबाजी कर रहा है और ज़मीनों पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहा है, उसके बाद तो पेच कसना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास ये एक क्लास भी है, देखिए, जिसमें साउथ चाइना सी में चीन की व्यापारिक और कूटनीतिक गुंडागर्दी का हम इसका इलाज करेंगे। आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि साउथ चाइना सी में कैसे चीन का दबदबा अब लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा हथौड़ा तो मैंने आपको दिखाई दिया था, हथौड़े से हम चीन के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर चोट करेंगे। आज नोट करने वाली बात यह है कि आसियान के मंच पर भारत की धमक और ब्रांड भारत का प्रभाव ज्यादा है। पीएम मोदी ने भी आज जकार्ता से ग्लोबल संदेश दिया। इस संदेश का फोकस वसुधैव कुटुंबकम पर रहा था और यह सुनकर चीन की ईर्ष्या कई गुना बढ़ गई। वैसे भी आसियान देशों के संदर्भ में भारत का कद कूटनीतिक बॉस वाला है और चीन के कई जमीनी झगड़े आसियान देशों से चल रहे हैं। पीएम मोदी का इंडोनेशिया जाना, आसियान देशों के मंच से बने वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का मंत्र देना सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं है, बल्कि ये चीन को घेरने की ऐसी रणनीति है जिससे जिनपिंग की हर चालाकी, हर चाल की मरम्मत हो जाएगी। इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान समिट के दौरान पीएम मोदी की हर तस्वीर जिनपिंग की आंखों में चुभ रही होगी। सिर्फ 5 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़े मुद्दों को साथ लिया और बिना नाम लिए चीन की विस्तारवादी पॉलिसी पर चोट की और साउथ चाइना सी में चीनी गतिविधियों पर नाम लिए बिना प्रहार भी किया। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। दिलचस्प बात यह है कि जकार्ता में ही 26वें आसियान +3 समिट में शामिल होने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग मौजूद थे। वहां उन्होंने कहा कि नए शीत युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है, गुटबाजी की भावना को पीछे छोड़ना होगा।
管控分歧，当前很重要的是要反对选边站队，反对集团对抗，反对新冷战，要妥善处理国家之间的分歧和争端。 तो इशारों में आप समझ सकते हैं कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हो रहे हैं तो चीन को कैसे मिर्ची लग रही है और पीएम मोदी जैसे चीन को कूटनीतिक पंच मार रहे हैं उससे उसकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती नजर आ रही है। चीन की चालबाजी की पूरी कहानी को समझने के लिए आज से करीब 35 साल पहले जाना होगा। साल 1988 में एशिया में आर्थिक तंगी आई थी जिसका फायदा उठाते हुए चीन ने आसियान देशों को अपने जाल में फंसाया था। उस दौरान चीन की स्थिति बेहतर थी। चीन ने हर तरीके से इन देशों की मदद की, व्यापार बढ़ाया और अपना दबदबा भी बढ़ा लिया, जिससे इन देशों की चीन पर निर्भरता बढ़ गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन की हड़प पॉलिसी को आसियान के कई देश भांप चुके हैं। अब ये देश भारत पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत ने पिछले साल ही आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी CSP साइन की थी। इस पार्टनरशिप के बाद देशों के बीच के संबंध किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहकर बहुआयामी हो जाते हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। आसियान देश और भारत के बीच लगभग 2000 से निवेश 12.5% बढ़ चुका है। भारत की ओर से विदेश में किए जाने वाले निवेश का 20% से भी अधिक हिस्सा आसियान के देशों में जाता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक आसियान देशों में भारत की अप्रूवल रेटिंग पहले 5.1% थी, जो अब बढ़कर 11.3% हो गई। अब सवाल है, आखिर क्यों चीन से आसियान देशों का मोह भंग हो रहा है? इसकी वजह है जमीनी झगड़े। सिर्फ आसियान देश ही नहीं, दुनिया के 20 देश चीन के साथ जमीनी विवाद में फंसे हुए हैं और चीन की दबंगई ने साउथ चाइना सी को विवादों का समंदर बना दिया है। यह लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसके एक एक इंच पर चीन दावा करता है। इसमें तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। यह व्यापार का अहम रास्ता भी है। आपको बता दें, साउथ चाइना सी से 283 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। यह दुनिया भर में समुद्र से होने वाले व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा है। इस रूट से भारत का कारोबार 13.8 लाख करोड़ रुपए का है। भारत का 95% व्यापार समुद्र से होता है, जिसमें से 55% साउथ चाइना सी के रास्ते होता है। साउथ चाइना सी में आसियान देशों से विवाद की बातें करें तो स्प्रेटली द्वीप समूह को लेकर चीन का टकराव वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई से है। इसके अलावा पारासेल द्वीप समूह को लेकर भी चीन और वियतनाम के बीच विवाद है। चीन की जमीनी भूख इतनी ज्यादा है कि वो 20 देशों की जमीन पर दावा कर रहा है और यही बात उसे सबकी नजर में धूर्त बना रही है। वैसे भी इस दबंग नीति के साथ कूटनीति नहीं चलती है। इसी में भारत के लिए मौका भी है। तो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों को कर्ज देकर अपने शिकंजे में ले लेना भी चीन की कुटिल नीति है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने करीब 100 देशों को 1 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज दिया हुआ है। इतना कर्ज तो वर्ल्ड बैंक और IMF भी नहीं देते हैं। चीन ने जिन 5 देशों को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है वो हैं पाकिस्तान, केन्या, इथोपिया, अंगोला और श्रीलंका। हैरानी की बात यह है कि चीन ने कई देशों को उनकी GDP से 20% से ज्यादा का कर्ज दिया है और फिर जब कर्ज देने वाला देश कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं आया तो चीन ने उस देश की किसी कीमती और अनमोल संपत्ति या संसाधन पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका इसका सबसे नजदीकी उदाहरण है। अफ्रीका में भी कई देशों के साथ चीन ऐसा कर चुका है। चीन की इन्हीं कारस्तानियों के कारण अक्सर उसे एक धूर्त देश की उपाधि दी जाती है, जबकि भारत हमेशा अपनी उदारता के लिए जाना जाता है। आज के दौर में भारत चाहे तो चीन को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर गहरी चोट पहुंचा सकता है और अगर इसका श्रीगणेश हो भी चुका है। यही वजह है कि चीन की ईर्ष्या उसके बयानों में अब दिखाई दे रही है। सत्ता की इस वर्कशॉप में मरम्मत से 3 मैसेज निकलते हैं। मरम्मत आज हम लोगों ने की है, उसमें आप देख रहे थे इस हथौड़े से सबसे ज्यादा हमने चोट की है। नंबर 1, भारत की ग्लोबल सत्ता से चीन की ईर्ष्या हो रही है चीन को, और ये ईर्ष्या दुनिया देख भी रही है। चीन विरोधियों के लिए इसमें मौका है और भारत का कद और बढ़ने वाला है। नंबर 2, दक्षिण एशिया में चीन की गुंडागर्दी को अब जवाब मिलने लगा है। किसी को अपने ही इलाके में चुनौती मिलने लगे तो ये उसके लिए शुभ संकेत नहीं होते हैं। नंबर 3, G20 और आसियान का मंच इस बार जिनपिंग के लिए एक तरह का कूटनीतिक पंच था। दुनिया का फोकस भारत पर था और चीन हेडलाइन में आने के लिए प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में दिन रात
मजदूरी कर रहा था, ये हथौड़ा चला रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं।